गुड मॉर्निंग सर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूनिट टेंथ मेजरमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम समझते हैं सबसे। ओके, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करती है ना। कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि आपका लेंथ है, मास है, ठीक है, आपका टाइम है। ये जितनी भी है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करती है। अब हम बात करते हैं फिजिकल यूनिट की कि फिजिकल यूनिट क्या होती है। ठीक है, फिजिकल यूनिट के बारे में बात करते हैं। फिजिकल यूनिट के बारे में, ये फिजिकल यूनिट्स क्या होती है? फिजिकल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम मेजरमेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, उनको हम फिजिकल यूनिट्स कहते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो इट शुड बी सुटेबल, ये सुटेबल होने चाहिए, पहली कंडीशन। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, इसको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा कि 1 kg है, अब वो एक ही है, अब पूरे बहुत सारा ये है इस तरीके से बड़ा हुआ, तो हम उसको एक बार में ही तो यूज नहीं कर सकते, बहुत सारी जगह पे नहीं यूज कर सकते, तो हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकें तो इस तरीके से ये रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। और क्या कंडीशन होनी चाहिए? इट शुड नॉट बी चेंज इन टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या कंडीशन होनी चाहिए? इट शुड बी पोर्टेबल, इनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकें, पोर्टेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात रही आपकी फिजिकल क्वांटिटी के और फिजिकल यूनिट्स के बारे में। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने ये तो समझ लिया है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखेंगे कैसे? अब हम इसमें ये समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शॉप पे जाते हो तो किसी भी अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को लेते हो तो उसका एक आप यूनिट का यूज करते हो और कितने टाइम्स वो यूनिट नंबर जो है वो यूज हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि मुझे चाहिए राइस, ठीक है, आपको राइस चाहिए, लेकिन कितने राइस चाहिए? तो फिर आपने कहा 2 kg चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है वो क्या है, ये आपका नंबर है, ठीक है, नंबर है, और जो केजी है वो क्या है, ये यूनिट है। ठीक, और ये आपकी जो राइस है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मास। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर इस नंबर को यूज किया गया एन, और यूनिट को हम कर देते हैं यू से रिप्रेजेंट। तो जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी के नंबर को यूज करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, सीधा इसको हम लिख देंगे एन यू। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन यू से। तो हमें दो चीजें यहाँ पर याद होनी चाहिए, एक वो नंबर जो कि कितने टाइम्स उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और वो फिजिकल यूनिट होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि भाई हमें क्या 1 kg राइस चाहिए, 1 kg राइस चाहिए। अब 1 kg में यहाँ पर कितना होता है, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो एक चीज को आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो नंबर है और यहाँ पर भी नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, तो यहाँ पर जो नंबर है वो चेंज हो गया है। क्या इसकी वैल्यू चेंज हुई? नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ये नंबर चेंज हो गया है। यहाँ पर ये यूनिट जो है, ये यूनिट, तो यूनिट यहाँ पर आपकी बड़ी है, यहाँ पर छोटी यूनिट है, तो नंबर यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ n1 था, यहाँ पर नंबर n2 हो गया है।
यहाँ पर यूनिट U1 थी, यहाँ पर यूनिट U2 हो गई है। तो हमने एक चीज यहाँ पर समझ में आ गई, क्या कि भाई जितना बड़ा नंबर होगा, अगर नंबर बड़ा होगा तो उसकी यूनिट जो है वो छोटी होगी, और यहाँ पर अगर नंबर छोटा होगा तो उसकी यूनिट जो है बड़ी होगी। तो व्हाट वी कैन से दैट न्यूमेरिकल वैल्यू is directly inversely proportional of unit size। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस यूनिट की। ये बात हमें समझनी है, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी नंबर बड़े यूनिट में है तो उसे अगर हम उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उस वैल्यू में चेंज नहीं आता, लेकिन यूनिट्स में चेंज आ जाता है। तो वी कैन राइट लाइक दिस n1 u1 इक्वल n2 u2। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो जितनी भी ये क्वांटिटी अभी हमने सीखा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, यूनिट की। तो हम समझते हैं कि कितने ऐसी यूनिट्स हैं। तो हम समझते हैं पहले क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितनी है? तो यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं, कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है आपका CGS सिस्टम। इसमें क्या होता है सीजीएस में? इसमें जो डिस्टेंस है वो आपकी सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया जाता है, और मास को ग्राम में मेजरमेंट किया जाता है, और टाइम को सेकंड में, ठीक है, सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है। ये क्या है आपकी, ये डिस्टेंस है, और ये आपका क्या है, ये मास है, और ये क्या है, ये टाइम, ठीक। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो ये होता है आपका एफपीएस में क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो आपका फीट में मापी जाएगी, फुट में भी, ठीक है, और जो मास है POE पाउंड में, और इसको हम सेकंड में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो आपका आता है एमपीएस। इसमें जो डिस्टेंस होती है उसको हम मीटर में मेजरमेंट करेंगे, और जो मास होगा उसको हम किलोग्राम में मेजरमेंट करेंगे, और जो टाइम होगा उसको हम सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। फिर आपका आता है फोर्थ नंबर पे, इसको हम बोलते हैं SI यूनिट, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। तो इस इंटरनेशनल सिस्टम वो सिस्टम यूनिट्स हैं जो MKS को रैशनलाइज करके बनाया गया है, और ये हेल्प करती है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको अच्छे से रेगुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये ऐसा ही सिस्टम है। अब ये जो सिस्टम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, SI यूनिट, ठीक है। तो हम इसको 1 बाय 1 करके समझेंगे, और इसका ये क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है किसका, MKS का, ठीक है। तो हम आगे के लिए समझते हैं। तो अभी हमने स्टडी किया 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। इसके साथ साथ 2 और ऐसी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको जानना जरूरी है। तो सब आइए हम समझते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आपको 2 कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले आता है आपका प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? तो देखो इस तरीके से ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, और ये थीटा बनेगा, और यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा होगा ना पिज्जा का हम एक टुकड़ा ले लेते हैं, तो ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर, और ये इसकी है क्या, आर्क लेंथ, ठीक है, ये इसकी आर्क लेंथ है, और यहाँ पर बनने वाला है एंगल है वो थीटा है, और ये इसकी जो है वो है रेडियस, ठीक है। तो प्लेन एंगल कैसे बनता है? तो प्लेन एंगल जो आपका बनेगा जाके वो बनेगा आर्क लेंथ अपॉन
रेडियस। ठीक है, जब हम इसकी ये आर्क जो लेंथ है ये वाली, इसमें इस रेडियस से हम डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा प्लेन एंगल निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ds और ये हमारा है r। तो यहाँ पर आपका थीटा बराबर आ जाएगा क्या, ds अपॉन r। तो ये आपका है क्या, प्लेन एंगल। इसका जो यूनिट है ना, इसका जो यूनिट है वो आपका होता है रेडियन। ठीक है, इसका यूनिट रेडियन होता है और कहीं कहीं पर इसको RAD लिखा जाता है। तो ये है आपका प्लेन एंगल। अब हम दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं, वो आपका है सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं। सॉलिड एंगल जो है वो ये जो है वो आपका 2 डायमेंशनल है, सॉलिड एंगल जो है आपका वो 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो सॉलिड डायमेंशन कैसा होगा, ये आपने जो बर्थडे वाले जो दिन आप कैप पहनते हो ना, तो वो आपको उस पर ध्यान देना होगा अभी। ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो बर्थडे कैप इस तरीके से आपने पहन रखी है, तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है ये आपका होगा डी ओम, यानी कि ओम का होता है लेकिन डी थीटा होगा। और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलेंगे डी ए। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, और ये इसका क्या है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, तो हम इसके जो डी थीटा यहाँ पर बनेगा ये सॉलिड एंगल का, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सॉलिड एंगल बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि हम इसकी जो एरिया में इसके रेडियस के स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सॉलिड एंगल बनता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, डी थीटा इक्वल डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तब आपका यहाँ पर ये सॉलिड एंगल निकल के आएगा। इसके अंदर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी होती है स्टर रेडियन। ठीक है, स्टर रेडियन ये इसकी यूनिट होगी। तो आपको समझ में आया कि प्लेन एंगल में क्या होगा, हम इसकी आर्क लेंथ जो होगी, आर्क लेंथ में हम इसकी रेडियस से डिवाइड कर देंगे, तब हमारा प्लेन एंगल निकल के आ जाएगा। इसका यूनिट जो होगा वो रेडियन होगा। सॉलिड एंगल में क्या होता है, इसके सॉलिड एंगल के यहाँ पर जो इसका एरिया होगा, इसके टोटल इस एरिया से, ये जो एरिया है ना ये वाला, इस एरिया से इसी रेडियस के स्क्वायर का हम डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा सॉलिड एंगल निकल के आता है। और इसका जो यूनिट है वो होता है टर्फ रेडियन। ओके, ये कौन सी यूनिट्स होती है, ये यूनिट जो है फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती है, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट यूनिट्स। जैसे कि अगर मैंने बोला कि एक्सीलरेशन, तो इसका होता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर ये है क्या, ये वेलोसिटी है जिसका जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर डेल्टा टी है, इसका भी यूनिट जो है टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। अभी हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पर 1 मान के इस तरीके से अगर हम इसको निकालेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आएगा। तो एक्सीलरेशन का जो यूनिट है वो किस किस से मिलकर बना है, एक तो मिलकर बना है आपका मीटर से, ठीक है, और दूसरा मिलकर बना है किससे, टाइम से। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं ये वो किस पे डिपेंडेंट है, ये फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंडेंट है। डिराइव्ड यूनिट्स जो कि मीटर और टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट्स है उससे ये यूनिट मिलकर बनी है, तो इसको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। समझ में आया? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, डायमेंशन क्या करेंगे, जो मास है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से और ब्रैकेट में बंद करेंगे। जो लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से और इसको कैपिटल में बंद करेंगे। और जो टाइम उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी, उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। और जो आपका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। ठीक है, और जो लुमिनस इंटेंसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर सी डी से। ठीक है, और जो हमने आपको बताया था क्या, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, मोल से। ठीक है, इतनी चीजों को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो रहे इनके सिंबल्स कि हम डायमेंशनल फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करेंगे।
अब हम समझते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला के लिखने के लिए हम क्या करते हैं, MLT इनको हम यूज करेंगे और इसके ऊपर इसमें हम पावर के फॉर्म में इसको लिखेंगे, जैसे ML M की पावर 0 L की पावर 0 T की पावर 0। फॉर एग्जाम्पल पे हम अभी का दिया हुआ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा था आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का जो यूनिट था वो क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भाई मीटर जो है वो किसका मेजरमेंट है, किसका यूनिट है, लेंथ का। ठीक है, लेंथ को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। तो अब देखो लेंथ को हमने क्या इसका सिंबल दिया L, तो हम यहाँ पर लिखेंगे L। अब यहाँ पर अपॉन में क्या है, सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड यानी कि किसमें हम टाइम को मेजरमेंट कर रहे हैं, इसको हमने क्या दिया सिंबल T, तो यहाँ पर हम लिख देंगे T और इसका यहाँ पर होल स्क्वायर, और इसको हम ब्रैकेट में लिखाना ना भूलेंगे, तो इसको हम लिखेंगे L और यहाँ पर जो ये ऊपर जाएगा तो इस तरीके से T-2 हो जाएगा, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे LT-2। तो हमारा जो एक्सीलरेशन है उसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो LT-2 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब डायमेंशनल फार्मूला तो समझ में आ गया आपको। अगर हम बात करते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो जब हम किसी एक वैल्यू को किसी के इक्वल हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक्सीलरेशन। अभी तो हमने ये डायमेंशन फार्मूला बताया था, डायमेंशन फार्मूले का ये क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था, और यहाँ पर जो मैंने लिखा है एक्सीलरेशन बराबर, ये उसका इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन A = m, ये LT-2 होगा। ठीक है, तो आपको डायमेंशनल फार्मूला लगाना आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए एक और हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, F = m और A। अब m जो है वो क्या है, यहाँ पर मास है, तो मास का यूनिट क्या है, m ही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, m। ठीक है, अब A का क्या है, LT-2, तो यहाँ पर हम पहले इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या, LT-2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका MLT-2, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।